नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रितेश लखी और आज की ये चर्चा दुनिया में कृषि क्षेत्र में कुछ अहम बदलाव जो कि संभावित हैं उस विषय पर होने जा रही है। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक विश्वविख्यात और राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं जो कि एक फूड पॉलिसी एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा, जिनको आपने पहले भी कृषि से जुड़े बहुत से मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए अलग अलग मंचों से सुना है, देखा है। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर शर्मा का स्वागत करूंगा। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सर। और दर्शकों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा मंच वैसे पंजाबी मंच है, लेकिन आज की इस चर्चा को हिंदी में करने का एक बड़ा कारण ये है क्योंकि ये चर्चा जो हम आज कृषि से जुड़े एक बहुत ही अहम सरोकार पर करने जा रहे हैं, इसका संबंध पूरे देश के किसानों से हैं और कृषि वर्ग को प्रभावित करने वाले जो बदलाव संभावित हैं अमेरिका द्वारा उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि दुनिया के कई मुल्कों के साथ अमेरिकन सरकार करने जा रही है और भारत सरकार के साथ, भारत के साथ ऐसे ही किसी एग्रीमेंट से भारतीय कृषि क्षेत्र पर जो असर पड़ने जा रहे हैं उनको समझना पूरे देश के किसानों के लिए ज़रूरी है। इस कारण ये चर्चा हिंदी में रहने वाली है। तो बहुत से पंजाबी मेरे साथ जुड़े दर्शक, मैं उनसे पहले माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बातचीत का दायरा थोड़ा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सी चिंताएँ हैं, हालांकि अभी मुख्य धारा मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें उतनी उभर कर सामने नहीं आई हैं, लेकिन अमेरिका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। वो करार जिससे कि भारत के कृषि क्षेत्र वर्ग पर बुरे असर पड़ेंगे, किसानों की दुर्दशा अभी से बदहाली की ओर जा रही किसानी और संकट में आएगी। ये सरोकार और ये चिंताएं क्यों उभर रही है? क्या है ऐसा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, इस एग्रीमेंट में क्या करना चाहता है अमेरिका और भारत सरकार का क्या रिस्पॉन्स है? अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएं। देखिए, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ट्रंप साहब ने एक बात बोली हुई है बड़ी क्लियरली कि भाई वो एक नया ट्रेड के लिए, एक जो व्यापार के लिए उनको जो मार्केट्स चाहिए भारत में, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया की, ये हम सब जानते हैं, बाज़ार है सबसे बड़ा। तो उसके लिए उनको लगता है कि भाई अमेरिका की जो दादागिरी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो वो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई मैंने इतने % आपकी ड्यूटीज़ लगाऊंगा। आपने देखा ये 26% उन्होंने कहा है। अगर 9 तारीख तक कोई उसका वो नहीं होता है, एग्रीमेंट नहीं होता, तो वो ये करेंगे वो करेंगे, जो कि सारा इलीगल है। इट इज़ वेरी क्लियर कि पहली बार दुनिया जो है झुक रहा है इलीगल या इलीगैलिटी के सामने झुक रहा है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया झुक रही है, भारत भी उन मुल्कों में है। भारत भी उन मुल्कों में है। और वो जो मैं भारत के एंगल से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमको पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ हमको पड़ेगा, क्योंकि हम ये ना भूल लें कि भारत में तकरीबन आधी जो हमारी जनसंख्या है वो खेती से जुड़ी हुई है। तो उनके व्यवसाय के ऊपर, उनके लाइवलीहुड्स के ऊपर मार ही पड़ेगी जिस तरीके से वो अमेरिका चाहता है कि एक जो ट्रेड को रिकास्ट किया जाए। मुझे लगता है कि वो बहुत ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने ओवर द ईयर्स खाद्य सुरक्षा के लिए जो भी हमारे प्रयत्न रहे हैं वो सबको दिखे हैं। दुनिया भर में उसकी अप्रिसिएशन भी हुई है, चाहे वो हरित क्रांति थी या दूध के लिए वाइट रेवोल्यूशन था। तो ये सब हुआ है भारत में। और हम कम से कम एज ए आई थिंक नंबर 1 जो दुनिया के हम अगर पॉपुलेशन में हैं, तो हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को अपने ही हिसाब से बिल्कुल आज तक बनाए रखा है। और अब जो है, अगर हम अपने बाजार को खोलते हैं जिस तरीके से अमेरिका चाहता है, तो हमारे यहाँ चीपर फूड जो है, सस्ता अनाज जो है या और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में आएंगे। और जब भी सस्ता अनाज आता है तो मैंने बहुत बार ये कहा है कि इंपोर्टिंग फूड इज़ इंपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप फूड इंपोर्ट करोगे भारत जैसे मुल्क में, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट इंपोर्ट करते हैं। अब ये सोचे देश के नहीं जी हम तो इसको उसको कैटर कर पाएंगे ओवर द ईयर्स पर। मुझे नहीं लगता कि एक बार जो शुरुआत होगी उसको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स एक बार हम खुल गया बाजार हमारे भारत का, तो वी विल बी ओनली इंपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। प्रोफेसर, अगर आप ये बता पाए कि अभी तक क्या स्थिति थी, वास्तविकता क्या थी, इन द सेंस कि अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, अगर हम तजारत की बात करते हैं और अगर कृषि से जुड़े हुए पदार्थों की बात करें
उत्पाद की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, इनपुट्स की बात कर रहे हैं, सीड्स की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात करें? हमारी कृषि क्षेत्र को खतरा किस चीज से है? सभी चीजें आपने जो लिस्ट की हैं उन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें समझने की जरूरत है कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था, शुरुआत हुई है, दैट वाज इन 1995 में जब ये शुरुआत हुई तो मल्टीलैटरल जो एक एग्रीमेंट होता है उसकी तरफ हम बढ़े थे। क्यों बढ़े थे कि एक दूसरे के कंट्री के बीच में बायलैटरल जो हम करते हैं उसमें जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है तो उसके हिसाब से गड़बड़ होती थी। तो अब उन्होंने ये कहा कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे हम ये तय करेंगे कि रूल्स क्या होने चाहिए। उन्होंने तय किए, उसमें हालांकि नुकसान भारत को हुआ है, उसमें ये हम जानते हैं। इंडिया ने उस समय भी एक सेक्रीफाइस किया था। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सेप्ट करने के लिए जो पेटेंट्स की डिबेट चल रही थी, हमने अपने एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस किया 95 में और वो उसका खामियाजा हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ बताना है कि ये पहले भी हो चुका है। सेकेंडली, WTO में कौन से प्लेयर्स होते हैं? कंपनियां, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स, ट्रांसनेशनल्स जो भी हैं ये सारे ऑपरेट करते हैं। और साथ में गवर्नमेंट्स आप जानते हैं हर अलग अलग मुल्क में वो इंडस्ट्री की ही सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री के लिए ही काम करती हैं। बल्कि ये अगर मैं उस भाषा में बोलूं तो उसमें नुकसान जो था वो कंपनियों को फ़ायदा था और जो एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन थी उसको नुकसान था। सिंपल सर, कैनकुन का मिनिस्ट्रियल हुआ था, मेक्सिको में कैनकुन एक शहर है, वहाँ पर WTO का मिनिस्ट्रियल हुआ था। तो वहाँ पर एक कोरिया के किसान ने आत्महत्या की थी और उसने कहा था कि WTO किल्स फार्मर, और वो कैनकुन का मिनिस्ट्रियल फेल हो गया था क्योंकि हर 2 साल बाद मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम WTO का मिनिस्ट्रियल कहते हैं। मैं उस कैनकुन के मिनिस्ट्रियल की बात कर रहा हूँ। आई थिंक इट वॉज क्वाइट क्लियर कि ये नहीं कि इंडिया का ही किसान जाके आत्महत्या वहाँ पर उस लेवल पे जाके की थी, इंटरनेशनल स्टेज पे कोरिया के किसान ने की थी। तो इसका मतलब कि इम्पैक्ट जो था वो वाइड स्प्रेड था। ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ भारत को ही मार पड़ेगी या चाइना को ही मार पड़ेगी, वाइड स्प्रेड था, वो हुआ। अब सिचुएशन ये आ गई कि WTO में जितने नॉर्म्स से, जो क्वालिटी नॉर्म्स से कि भाई इतनी ट्रेड आपको अलाउड है इन द सेंस कि किस किस उस पर कैटेगरीज के अंदर वो आपको सारे प्रोविजन थे, आपको बाजार कितना खोलना है वो प्रोविजन था। सब्सिडीज़ में हालांकि जो सब्सिडीज के जो नॉर्म सेट हुए थे उसको अमेरिका ने तोड़ा है और उस पर किसी की हिम्मत नहीं है उसको बोलने के लिए। मतलब WTO के तहत हमने खाका तैयार किया था उसी को भी इन्फ्रिंज किया गया, राइट? और अब जो 30 साल बाद होने जा रहा है वो बेसिकली है कि टोटल डिसरप्ट कर रहे हैं उस वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्डर थे और वो सारा सिस्टम। देखिए, जो भी WTO के नॉर्म्स थे इंडिया उसके बिल्कुल अनुकूल ऑपरेट कर रहा था और सारी दुनिया में ज्यादातर मुल्क उसी के हिसाब से चल रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका वो जो चाहता है उसको इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इतने दशकों से या इतने सालों से हम देख रहे हैं अमेरिका का एक बड़ा क्लियर फोकस था कि आप अपने बाजार को खोलो। हमने नहीं खोला जिस तरीके से वो चाहते थे। तो रिजल्ट ये है कि वो जिस तरीके से आर्गूमेंट या जिस तरीके का नैरेटिव उस देश में बना है, तो एक लीडर ऐसा पैदा होता है जो सोचता है कि मैं सारी दुनिया को उथल पुथल कर सकता हूँ। जो आपने कहा डिसरप्शन, उन्होंने डिसरप्शन करने के अब प्रयास वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद हम कुछ सीखें। अभी जो हाल में ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई है उससे हम सीखेंगे कि एक मुल्क ने कम से कम ये जो हेजेमनी थी अमेरिका की उसको तोड़ा है और ये जो सोच थी कि हमारे बगैर कुछ काम नहीं होगा, भूतत्व जिसे कहते हैं ना जी, अब मुझे लगता है कि अब इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये करने का समय आ गया है। और इंडिया बेसिकली अगर कहें कि व्यापार जगत में ये गुंडागर्दी हो रही है इस वक्त हमारे, बिल्कुल आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया है और ये क्लियर कट हो रही है और दुनिया झुक रही है। मतलब ये हमें समझ नहीं आता कि क्या कारण है। हमारे को आप देखिए भारत का क्या इंटरेस्ट है। भारत में जो बाकी कमर्शियल इंटरेस्ट हैं इंडस्ट्री के, बिजनेस के, वो तो चलिए अलग उसको रखेंगे, उनका अपना दायरा है, उसमें वो जो भी करेंगे वो उनके लिए अपने आप क्या अनुकूल होगा वो सेट करें। लेकिन एग्रीकल्चर को क्यों सेक्रीफाइस किया जाता है? मेरा सिर्फ ये कहना है, एग्रीकल्चर अगर आपने इंडस्ट्री में कहीं फायदा देना है तो हम एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करते हैं। ये जो गिव एंड टेक है यही नुकसानदायक रही है आज तक भारत को, और अब तो और ज्यादा हो गया है। अब देखिए ना, स्टील और एल्यूमिनियम पे अमेरिका ने कहा कि हम ड्यूटीज नहीं कम करेंगे, उन्होंने बढ़ा दिया। पहले बार जब बढ़ाए थे, कुछ साल पहले की बात है, तब इंडिया ने काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई थी। यानी जैसे एप्पल की ड्यूटीज उन्होंने 20% बढ़ा दी, ऐसे वॉलनट की और इन चीज़ों की ड्यूटीज बढ़ाई थी। तो वो जो था पोजीशन, वो बाद में जो बाइडेन के टाइम पे हमने विड्रॉ कर ली या एक समझौता हो गया। मेरा मानना है कि अब भी उन्होंने बढ़ाई है ड्यूटीज, तो हम लोग क्यों नहीं उसको रिटेलिएट कर पा रहे हैं? एक बात। और जो बाकी धमकी आ रही है कि मैं 26% का ड्यूटीज कर दूंगा, ये सब बातें
बातें जो हम सुनते आ रहे हैं, क्यों है इसको हमें झुक के मानना पड़ेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं, मैंने ही नहीं बल्कि अमेरिका के एक बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं जेफरी सैक्स, वो तो अपने ही देश में बड़े ओपनली कहते हैं कि ये अमेरिका जो कर रहा है वो इल्लीगल है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो इल्लीगल है। इलीगल, थोड़ा इलीगल की परिभाषा अगर आप बता पाएं कि किस दायरे से अमेरिका बाहर है, क्योंकि जब हमने WTO रजीम दुनिया भर में शुरू हुआ, ज़्यादातर मुल्क उसके सिग्नेटरीज थे, उसी के हिसाब से तजारत व्यापार हो रहा था, उसमें ठीक है थोड़े बहुत वेरिएबल्स रहे और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती रही, जैसे हम कह सकते हैं ओवरऑल दिस 30 ईयर्स, 3 दशकों तक। लेकिन अब जो हो रहा है वो बिना किसी कायदे के हो रहा है, बिना किसी कानून के हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा राष्ट्रपति बनते हैं और वो आते ही हमारे चीन पे 70% तक उन्होंने टैरिफ लगा दिए। और तो और कनाडा जो उनका सहयोगी मुल्क है, उनका पड़ोसी है, जिनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे, उन पर हैवी टैरिफ्स फेंके गए, थोपे गए। सो दुनिया में एक मैसेज भेज दिया गया। और भारत पर, उस पर तो लगा था शायद इंडिया को लेकर इतने सख्त नहीं है ट्रंप, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है तो सबसे बड़ी मार हमें पड़ने वाली है। देखो, वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि भाई ये तो मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ जो है एक्सेप्ट हो चुका है, उन्हीं का देश उसको फॉलो कर रहा था। अब सडनली आप आके बोलते हैं क्योंकि उनके जो कॉर्पोरेट के दोस्त हैं उनको नुकसान हो रहा होगा, तो उनके लिए खड़े होकर वो बड़ा क्लियरली दुनिया को एक मैसेज दिया। और यही उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में देखें तो वहां भी तो यही हो रहा था। और लेकिन कुछ कंट्रीज ने जवाब दिया ना, आखिरकार तो ईरान ने जवाब दिया, दुनिया को सिखा दिया कि भाई अगर आप खड़े हो सकते हैं तो हो सकते हैं। तो भारत का भी मौका है। और ये हम सोचें कि भारत के पास सोचें कि बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएगा। मुझे याद है एक RCGM की ट्रीटी थी। RCGM इज रीजनल कोऑपरेशन। ये जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, इनकी 15-16 कंट्रीज का एक रीजनल कोऑपरेशन ब्लॉक बन रहा था, जो कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक था। उसमें जब उसमें चाइना भी है, अपना ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, और उनका मोस्टली इंटरेस्ट ये है कि भारत के बाजार को खोलकर दूध के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का तो दूध के ऊपर इंटरेस्ट है, डेयरी के लिए डेयरी सेक्टर को खोल दिया जाए। हमारे यहाँ भी कुछ इंस्टीट्यूट आपको मिल जाते हैं सब जगह, वो जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफदारी करते हैं वो हमारे यहाँ भी होते हैं। हाँ जी, चलिए वो तो इसको हम अगर इग्नोर कर दें। अच्छा ये लगा कि हमारे डेयरी सेक्टर ने, हम ये ना बोलें कि डेयरी सेक्टर हमारे देश का जो है नंबर 1 है दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो पैदावार दूध की होती है वो भारत में होती है। 230 से 240 मिलियन टन हम दूध पैदा करते हैं। और वो जो दूध पैदा करते हैं, आज जो उसका सेकंड कंट्री है उस लिस्ट में, रैंकिंग में आएगा, वो अमेरिका है, जो हमसे बहुत पीछे है। और अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि वहाँ पर उन्होंने छोटे डेयरी फार्म्स बंद कर दिए, बड़े डेयरी फार्म्स, मेगा डेयरी फार्म्स जो हैं उनका दूध, कॉर्पोरेट मॉडल, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल डेयरी कहते हैं उसको, वो इंडस्ट्रियल मॉडल बिल्डअप किया। अब क्या है कि वो इतना दूध पैदा हो गया वहाँ पर कि उनको अब मार्केट चाहिए, और उनको अपनी कंपनियां ढूंढ ले मार्केट, नहीं, वो सरकारें उनके लिए मार्केट ढूंढती हैं। पहले उन्होंने कनाडा पे पुश किया, कनाडा ने ना की, थोड़ा सा उन्होंने अलाउ किया होगा, उसके बाद इन्होंने लंबर को लेकर बड़ी जंग रही, लकड़ी को लेकर कनाडा और उसपे है, और वो कह रहे हैं कि टैरिफ की, बिल्कुल आप ठीक। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने कीनिया वगैरह जैसे देश हैं उनके ऊपर जोर डाला। इंडिया पे तो अटैक था ही, पर इंडिया रुका रहा। अब मैं RCGM की बात बता रहा हूँ। आप देखिए, जब ये ट्रीटी हो रही थी तो हमारा एक मीडिया का सेक्शन है जो कह रहा था कि हमारे लिए इतनी तरक्की होगी, ये होगी, वो आप जानते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे वॉकआउट कर गए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और इस बात को अप्रिशिएट भी कर, अपना इंटरेस्ट वॉच कर गए, अपना इंटरेस्ट बचाया है उन्होंने। और वो डेयरी के लिए उन्होंने नहीं खोला RCGM, अभी भी RCGM लटका पड़ा है और हमारे पे दबाव है, लेकिन हमने नहीं माना। मैं कहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी ये वहां कर सकते हैं तो ऐसा मत सोचें कि वो यहां नहीं कर सकते, क्योंकि यहां भी तो डेयरी और एग्रीकल्चर है जो कि दांव पे लगा हुआ है। अगर डेयरी और एग्रीकल्चर को बचाना है, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को वो एक तरह से जो पहले किया था वो दोबारा एक बार दिखाना पड़ेगा कि हम इतने आसानी से नहीं झुकेंगे। अभी तक जो भारत सरकार है उसका कोई ऐसा डेफिनेटिव पोजीशनिंग या उनका कोई स्टैंड सामने आया नहीं है। आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो 9 जुलाई की डेडलाइन को लेकर तो कह रहे थे कि भारत अपने हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डेडलाइन पर जो करना आगे पीछे करेगा। बट वो ये नहीं कह रहे थे कि जो कंसर्न्स हैं, अब कंसर्न्स क्या हैं, बड़े उस पे इश्यू पे आते हैं कि कंसर्न्स तो ये है कि वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाने वाले जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो कि अमेरिका आधारित हैं, जिनका एक बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से उनकी नज़र है भारत की मंडी पर,
वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने अपने चीज़ों को भेजेंगे और उसकी लेवलिंग कैसे होगी, भारत चाहता है कि उनको लेवल करके भेजे। तो ये सारे कंसर्न्स क्या हैं, एग्रीकल्चर के कंसर्न्स पे मैं आना बेसिकली चाहूँगा। 3-4 जगह पे टॉक्स जो है वो अड़ी हुई हैं, या उसका हमारे को इंटरेस्ट बचाना है उन 3-4 जो एग्रीकल्चर के अलग अलग कमोडिटीज़ की बात हम करते हैं। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा है कि सोयाबीन के लिए, मक्की के लिए ये हो गया, फिर उसके अलावा वो चाहते हैं दूध के लिए, फिर वो फ्रूट्स के लिए उसमें एप्पल भी शामिल है और जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और इस तरीके से 3-4 फसलें हैं जिसके ऊपर वो अड़े हुए हैं कि इसके लिए बाजार खोलना चाहिए भारत। सोयाबीन मतलब ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीज़ों से ऑयल लिंक्ड तो है बाद में सोयाबीन। आएगा, सोयाबीन की भी इंपोर्ट की बात हो रही है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया, क्योंकि अमेरिका में अधिकतर जो उनके पास एक्सपोर्ट्स हैं वो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, चाहे वो मक्की हो चाहे वो सोयाबीन हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीएम में जेनेटिकली मॉडिफाइड के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी रही है ओवर द ईयर्स, हम सब जानते हैं, और इंडिया ने अपने आप को काफ़ी हद तक रोका हुआ है। हालांकि जो किया है वो भी गलत है, लेकिन चलो रोका हुआ है। और रोका हुआ मतलब एक क्रॉप को आज तक परमिशन है ऑफिशियल, दैट इज़ कॉटन के ऊपर, आप जानते ही हैं, और वो भी फेल हो गया है। और आपने देखा पंजाब में तो आज रकबा जो कॉटन का है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इट्स द लोएस्ट टुडे। इतना मतलब वो कॉटन कोलैप्स कर गया जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भारत में। उसके बावजूद भी पंजाब का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि साहब BT3 लेके आओ। अभी BT2 तक तो नुकसान हो गया है, अब वो BT3 की बात करिए। यानी वो मानसिकता जो है अभी तक उसी के आसपास घूम रही है कि हमारे को जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मिलना चाहिए। मैं आपसे एक स्पष्ट कर दूं बात कि दुनिया में कोई फसल जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है जिसकी पैदावार बड़ी है, प्रोडक्टिविटी बड़ी है, कोई नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, ये लॉबिंग है जो उसको इस चीज़ को छुपाए हुए है, और ये कहा जाता है कि साहब आपकी प्रोडक्टिविटी बड़ी। भारत में मैंने आपसे एग्जांपल दे ही दिया कि कॉटन पहले चाइना में फेल हुआ BT कॉटन, अब इंडिया में भी BT कॉटन फेल हो गया। उसके बावजूद भी जो प्रेशर है लॉबीज़ का कि भाई और इस पर रिसर्च हो और इसका अप्रूवल मिले, वो हम देख ही रहे हैं। आज भी हर्बिसाइड टॉलरेंट जो कॉटन है उसका भी आज इलीगल हम देख रहे हैं सारे देश में। इवन हर्बिसाइड टॉलरेंट जो सोयाबीन है वो भी आजकल हम देख रहे हैं इलीगल है, अवेलेबल है। इलीगल रूट से ही आते हैं ये सारे, लीगल रूट से इनको क्यों डर है मुझे ये समझ नहीं आता। पर एनीवे, ये कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो हैं, अगर हमें बाजार खोलना पड़ेगा, हमने आज तक अपने हेल्थ कंसर्न्स के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर कंसर्न्स के ऊपर, उसके ऊपर एक चेक रखा हुआ है। लेकिन जब हम खोल देंगे तो हमारे पास क्या कंट्रोल रह जाएगा। फिर देखिए तरीका क्या होता है कि आप GM मेज लीजिए, मेज एथेनॉल में जाएगा, मक्की एथेनॉल में जाएगी, तो आपको ह्यूमन को इंटरेस्ट नहीं, मतलब नुकसान नहीं होगा। ये तो नहीं पॉसिबल है, नहीं तो इनडायरेक्ट रूट्स हैं कि कैसे मार्केट को कैप्चर किया जाए। मेरा ये कहना है कि GM की जरूरत नहीं है। जी हम क्यों हमारे यहाँ पर झुक रहे हैं या चुप हैं उसके ऊपर नहीं करना चाहते, वो इसलिए है दिस इज द कॉस्ट दैट द कंट्री हैज टू पे फॉर कीपिंग ट्रंप साहब हैप्पी। उसको खुश करने के लिए हम GM भी लाने को तैयार हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, एंड आई होप आने वाले दिनों में 3-4 दिन जो आगे रह गए हैं 9 तारीख तक, कम से कम हमारा देश खड़ा होगा कि हमें नहीं चाहिए। अब बताइए GM एप्पल की क्या प्रॉब्लम है देश में कि GM चाहिए आपको, लेकिन वो जो एक लॉबी है वो, क्योंकि अमेरिका में तो है ही वो, तो वो चाहते हैं कि इंडिया उसको बाजार को खोले। लेकिन एक बार अगर GM आ गया एप्पल में तो यू कैन सी कि उसका अल्टीमेटली क्या उसका कंटेमिनेशन होगा, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, और ज़रूरत भी नहीं के बावजूद हमें लेना पड़ेगा। सो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें रहेगा कि हमने जब सोयाबीन के लिए या हमने मक्की के लिए या और भी इनके क्रॉप्स होंगे, इवन अल्फ़ा जैसे कोई फॉडर क्रॉप्स हैं उसके लिए भी है, फीड के माध्यम से ये आना चाहते हैं कि फीड में अलाउ कर दो तो हम अपनी हमारी मार्केट जो है वो ठीक हो जाएगी। अब देखिए ना, भारत में सोयाबीन को और या जितने भी मेज़ हैं इनको भी हमें फीड में ज़रूरत होती है, आप जानते हैं कैटल फीड में, तो वहाँ भी ये पुश करने की कोशिश करें, क्योंकि अंदर आ जाए, मतलब एंट्री चाहते हैं वो किसी तरीके से आ जाए। बाकी तो फिर वो कब्जा हो ही जाएगा ना, एक बार ही आपने एंट्री ले ली। लेकिन क्या कारण है कि हमें मजबूरन उसको लेना पड़ेगा? आई थिंक दैट्स ए बिग चैलेंज जो हमको देखना है कि 3-4 दिन में क्या हम कर पाते हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो चलो खाद्य आपूर्ति से जुड़े हुए विषयों की बात ज़्यादा करते हैं, फूड सिक्योरिटी से आपका मेन डोमेन है, लेकिन जब हम ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो उसमें बहुत से और वर्ग भी हैं। जैसे हमने कृषि की बात की, डेयरी की बात की, ऑटोमोबाइल की बात की, फार्मास्यूटिकल की बात की, अलग अलग वर्ग हैं। तो क्या ये जो दबंगई है अमेरिका की, ये सिर्फ कृषि डेयरी पर ज़्यादा हावी रहने वाली है और ज़्यादा मार यहाँ पड़ने वाली है क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ का ज़्यादा जो कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है वो एग्रेरियन है, हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन है और हमारा वोट बैंक भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और ये एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अगर ऐसी कोई दबंगई होती है, वैसे वहाँ हो नहीं रही है, लेकिन अगर मान लीजिए होती है तो वहाँ की आवाज़ नहीं है। लेकिन अगर आप कृषि में ऐसा छेड़छाड़ करते हैं तो द लाइकलीहुड है कि अगर अमेरिका की दे हैव द वे थ्रू
तो देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। ये इंटरेस्ट अभी से नहीं है। अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं एक आपसे एक ऐसा वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक दैट शुड बी ए मैसेज। जब प्रोफेसर MS स्वामीनाथन कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे एक बार सवाल पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप जब से आप इस पोजीशंस में आए हैं, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से पहले डायरेक्टर IRI थे वो दिल्ली में, मैंने कहा आप जो इस पोजीशन में हैं, आपने सब एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ काम किया है, तो मैंने उनसे पूछा कि हु यू थिंक वाज द बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर। मैं कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कब से प्रेशर हमारे पे रहा है कि अपने बाजार को खोलो, हमारे फूड को इम्पोर्ट करो अमेरिका द्वारा। उन्होंने मुझे बताया कि जगजीवन राम, बाबू जगजीवन। हाँ, मैंने कहा जी वो कब थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो थे, मिसेस गांधी ने उनको डिफेंस पोर्टफोलियो था उसको हटा के एग्रीकल्चर पे किया था। अच्छा, मैंने कहा जी उन्होंने तो ऐसा काम क्या किया था कि जो आप कह रहे हैं कि ही वॉज द बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, वो मुझे लगता है कि देश को जाननी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जगजीवन राम जी को रोम जाना था, FAO का हेडक्वार्टर है वहाँ, डायरेक्टर जनरल से मिलना था, साथ में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी गए। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब आप डायरेक्टर जनरल से मिलने जाते हैं FAO के यूनाइटेड नेशंस में कहीं पर भी, तो आप नंबर 2 मैन से पहले मिलते हैं, जो नंबर 2 पोजीशन पे है आप उससे पहले मिलते हैं। कहता तो वो इनवेरिएबली अमेरिकन होता है। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी और जगजीवन राम जी और वो उनके साथ ये जो नंबर 2 मैन था जो भी था उसको मिलने गए। तो प्रेजेंट्रीज जब ख़त्म होगी तो उन्होंने कहा, उसने जो नंबर 2 मैन थे FAO में, उन्होंने कहा कि सो मिस्टर मिनिस्टर, आप व्हेन विल यू ओपन अप फॉर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स, या हम अमेरिकन से कब हम इम्पोर्ट्स लेना शुरू कर देंगे? तो बाबू जगजीवन राम इतने सीजन पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा कि देखिए, वी आर सो ग्रेटफुल टू अमेरिका फॉर गिविंग अस ए टेक्नोलॉजी जिससे हरित क्रांति आई, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब वो बात खत्म होगी तो कहता वो तो चलो ठीक है, पर ये बताइए अब अपना बाजार कब खोलेंगे? तो इसने फिर उसको रिगल आउट किया। अब इतने वेटरन थे वो लीडर, तो उन्होंने फिर रिगल आउट किया उस जवाब को, सीधा जवाब उससे निकल के। वो कहते वो इतना एरोगेंट था, वो जो अमेरिकन उसमें FAO में था, उसने तीसरी बार जवाब किया कि ये सब ठीक है, पर आप ये बताइए मिस्टर मिनिस्टर, आप अमेरिका से कब इम्पोर्ट शुरू करेंगे? कहते हैं जगजीवन राम ने जितने कागज़ उनके सामने थे, खड़े हुए, वो कागज़ उठाए और उसके मुंह पर मारे और कहा, हेल टू यू एंड टू योर इम्पोर्ट्स, इंडिया विल नेवर इम्पोर्ट फूड फ्रॉम अमेरिका, एंड ही वॉकड आउट। ये कहानी कब की? आप जगजीवन राम जी कब थे कृषि मंत्री और ये कहानी हुई है? इससे बड़ा साफ पता चलता है कि ये प्रेशर अभी का नहीं है, ये प्रेशर इतने सालों से है जो हमारे पर रहा है किसी न किसी रूप से। मुझे याद है कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले की बात होगा, एग्जैक्ट मुझे ये याद नहीं है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं था और वहाँ पर मैं कीनोट एड्रेस देना था। तो उसमें अमेरिका के जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो ट्रेड की टीम को लीड करते हैं, रॉबर्ट जिलिक थे उस समय एक सज्जन, वो मेरे साथ बैठे थे और वो मुझे हेड टेबल पे बिठाया गया, तो मेरे साथ थे। तो जब वो बैठे, मेरे से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि हाउ डू यू आर्म ट्विस्ट कंट्रीज इनटू सबमिशन? तो वो उस पर खफा हो गए। उन्होंने कहा कि हु टोल्ड यू कि हम आर्म ट्विस्ट करते हैं, हम तो बिल्कुल जैसा आप सोवरन कंट्री हैं, हाउ कैन वी आर्म ट्विस्ट, ये उन्होंने कहा। तो मैंने समझ गया कि क्वेश्चन से नाराज हैं, तो मैंने कहा कि चलो हमें तो कोई बात नहीं, लेकिन चाइना को कैसे करते हो? और वो फिर शुरू हो गए कि हम चाइना को कैसे करते हैं, चाइना से हम कैसे टैकल करते हैं। एनीवे, मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम भी ये हो रहा था, लेकिन मैंने रॉबर्ट जिलिक का इसलिए जिक्र किया, वो बाद में वर्ल्ड बैंक के चीफ बन गए थे। रॉबर्ट जिलिक का इसलिए मैंने जिक्र किया कि रॉबर्ट जिलिक के टाइम पर अमेरिका में 14 एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन थे एग्रीकल्चर में, कोई पिग का, कोई वीट का, कोई राइस का, ये सब था। और उसमें उनका सबका फोकस ये था कि इंडिया को अपनी MSP खत्म करनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहेगा तो किसानों को इकोनॉमिक बैकिंग होती रहेगी। तो अमेरिका से इंपोर्ट हम नहीं अलाउ करेंगे, है ना, नहीं, इंडिया नहीं अलाउ करेगा। तो उनका ये था कि MSP को बंद कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, या जितनी लिमिट है उसके अंदर रखा जाए, ताकि अमेरिकन जो इंपोर्ट्स हैं वो हमको लेने पे हम वादे हो जाएं। ये उस समय भी हुआ था रॉबर्ट जिलिक को, जब मैंने ये सवाल पूछा था। और अब जो हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली नहीं एक्सेप्ट किया गया जो इनकी दादागिरी को, लेकिन अब जो हो रहा है कि मौका मिल रहा है, तो उनको लगता है कि भाई मैं ही सबसे बड़ा गेम चेंजर हूं, तो वो लॉबिंग कर लीजिए, जो भी आप कहेंगे उसको शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, और वो इसमें कह रहे हैं। लेकिन उन्हीं के इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बिल्कुल इलीगल जो टैरिफ वॉर हो रही है, इलीगल है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज़ है कि जैसे हमने देखा है कि कृषि हमारा जो क्षेत्र है वो पिछले दशकों से एक, जिसे पंजाबी में गार वर्ड बोलते हैं, गिरावट की तरफ है।
फार्म इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी वो स्ट्रगल कर रही है और बद से हालात बदतर हो गए, लैंड होल्डिंग्स छोटे यूनिट्स हो गए, सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस आ गया। आज हमें डर है अमेरिका की कंपनी से, अमेरिका के प्रोडक्ट से, अमेरिका के उत्पादन से। हम मंडी हैं और हमारा सबसिस्टेंस का या हमारी सस्टेनेंस का, किसान का इशू है। लेकिन भारत में भी ये कुछ हो रहा है। अब यहाँ भी बड़े कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर पर सबकी नज़रें, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, सब चीज़ें इस तरीके से प्लान की जा रही हैं कि वो कॉरपोरेट को फ़ायदा देंगी। और कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट का आना, बड़े बड़े जो जायंट्स हैं हमारे, तो फ़र्क क्या है? किसान को तो एनी विच वेज उसे मरना ही है बेचारे को, राइट? किसान को तो किसान की दुर्दशा बद से बदतर होनी ही है, चाहे वो देश के बिजनेसमैन, व्यापारियों के हाथों हो या फिर वो अमेरिकन कंपनी से। वेयर इज द डिफरेंस? ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आपने कहा कि जो कृषि का एक बड़ी पैथेटिक सी सिचुएशन है, मैं ये मानता हूँ, बहुत टेरिबल क्राइसिस है भारत में, एग्रीरियन क्राइसिस। क्योंकि छोटा किसान जो था, जो दो मवेशियों पर गुजारा करता था या कुछ छोटा सा रकबा उसके पास था, उसके लिए तो हालात खत्म हो गए ना, वो तो कर्जे में भी चला गया, सब कुछ हो गया ना खराब। लेकिन हम ये ना भूलें कि किसी भी देश के लिए उसकी खाद्य सुरक्षा बहुत ही एक अहम विषय है। पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी है, सोशल भी है, तीनों चीज़ों से होता है। भारत में हमने खाद्य सुरक्षा, मैं ये नहीं कहता कि हम हर एक किसान को एड्रेस कर पाए होंगे, उसके इकोनॉमिक हालात को देखते हुए उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन जो भी हो रहा है खेती में वो जानबूझकर हो रहा है। हमारे देश के अंदर जो हो रहा है वो डेलिबरेटली हुआ है। अभी एक मैं आपको अध्ययन बताना चाहता हूँ। OECD इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दुनिया का रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है वो OECD है। उनका अध्ययन आता है, वो ये कह रहा है कि सन 2000 से लेकर 2016 यानी 16 साल के अंदर भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 45 लाख करोड़ रुपए का। कहीं आपने इसकी कभी मीडिया में चर्चा सुनी? कभी आपने किसी यूनिवर्सिटी में चर्चा सुनी? कभी आपने कहीं असेंबली में देखा हो, किसी स्टेट असेंबली में या पार्लियामेंट में उस पर सवाल हुआ हो? नहीं हुआ। कॉरपोरेट को आज देख लीजिए, 5 लाख करोड़ भी अगर नुकसान हो जाता है तो सारा मीडिया खड़ा हो जाता है कि इकोनॉमिक पैरालिसिस है और इसमें इतना स्टिमुलस पैकेज दिया जाए, ये अच्छा। फिर आपने, अभी मैं बता रहा हूँ कि खेती में कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है पॉलिसीज की। हमने जानबूझकर खेती को मारा है, सेक्रीफाइस किया है फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये मैंने हर प्लेटफॉर्म पे कहा और ये बात समझनी भी चाहिए। इसीलिए 2020-21 में जब किसानों का ये आंदोलन हुआ था दिल्ली के आसपास, वो आंदोलन एक चीज डिपिक्ट करता था कि किसानों को समझ आ गया कि मेरे लिए कोई नहीं खड़ा देश में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों या मीडिया वाले हों, कोई नहीं खड़ा। इसलिए इसको खुद वो लड़ाई लड़नी पड़ी। और आपने देखा कि 1 साल की लड़ाई के बाद या 1 साल के प्रोटेस्ट के बाद सरकार को वो रिफॉर्म, जो लॉज थे, वापिस लेने पड़े। वो रिफॉर्म्स क्या थे, वो लॉ क्या थे? वो यही थे, कॉर्पोरेट को और जल्दी से लाने की बात हो रही थी, तो वो रोका गया। अब भी मुझे लगता है कि अगर आज भी किसान खड़े हो जाते हैं इस देश के कि भाई हमें ये रिफॉर्म्स नहीं चाहिए या हमें ये टैरिफ जो ट्रंप इंपोज कर रहा है वो नहीं चाहिए, देश को दोबारा सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी इस वक्त इस स्टेज पे हमारा ये डर है, आप जैसे जो विश्लेषक हैं या जो भी पॉलिसी बनाने वाले लोग, क्योंकि पहली बात तो चर्चा इतने बड़े व्यापक स्तर पर हो नहीं रही, लेकिन 9 जुलाई की डेडलाइन, हमें डर है कि भारत घुटने टेक देगा, ये हमारा डर है। अक्सर आप लोगों से पूछें तो यही है कि भारत घुटने टेक देगा। वो ये भी सब लोग बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने, जब से उन्होंने थ्रेट देना शुरू किया, ट्रंप ने अभी तक कुछ नहीं कहा। कुछ कंट्रीज ने उसको अपोज किया, जाके व्हाइट हाउस के अंदर भी अपोज किया है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं ये तो हर बार होती हैं। अब कुछ भी बात होगी तो ये हमारे मंत्री लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं, आपने कहीं आज भी आपने कोट किया, वो सब होता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली जो पोजीशन आती है, ये हर बार ऐसा नहीं होता कि RCGM में जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी मैंने आपको कहा था, जो इतनी बड़ी ट्रीटी में भारत वॉकआउट कर गया था और किसी को अंदेशा नहीं था कि हम कर पाएंगे, लेकिन कर पाए थे। मैं वही एक सोचता हूं कि हमारे देश के कोई भी लीडरशिप हो, वो चाहेगी कि हमारे देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जबकि हमारा उसमें कुछ सेक्रीफाइस करने को है ही नहीं है। अब देखिए, $2-3 बिलियन का तो हमारा मार्केट है, वो तो कुछ है ही नहीं अमेरिका। वाई आर वी वरीड अबाउट इट? अब और दूसरे उसके बाद नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं। अब एक नॉन टैरिफ बैरियर भी सुन लीजिए। एक तो है ना टैरिफ का तय किया हुआ है, नॉन टैरिफ होता है कि आप उसको इग्नोर करके ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स या जो भी है उसके ऊपर रोक लगाते हैं। अब मैं आपको उदाहरण दूँ, आम हमारा इतना स्वादिष्ट फ्रूट है भारत का, कोई इसको मैंगो किंग भी कहते थे, हाँ जी, वो सब बातें हैं। इस बार हमने देखा कि मैंगो का हाल ख़राब रहा है। 4 रुपये 5 रुपये से ज़्यादा किसानों को सारे देश में दाम नहीं
मिला है। मार्केट में वो 100 रुपये मिलता है, 80 और 100 रुपये, या कई जगह तो 125 रुपये भी मिलता है आम 1 किलो का, लेकिन किसान को 4, 5, 6 रुपये मिले हैं। अब इस सिचुएशन में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये कुछ साल पहले अलाउ किया गया था बड़ा क्लेवरली। उन्होंने कहा जी कि आपके यहाँ से एक कीड़ा साथ में आता है सैनिटरी मेजर्स में, इसलिए हमने रोका हुआ है। और फिर क्या किया कि सब इसकी इरिडेशन करनी है आपने अपने यहाँ पर, तो जो एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको इरिडेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए एक अमेरिकन एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, उसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। ये नॉन टैरिफ बैरियर हो गया ना। हाँ जी। और वो हमने जो उल्टा किया, हमारे पास वॉशिंगटन एप्पल आता है अमेरिका से। हमारे देश में तो एक सच प्रॉब्लम भी है ना हमारी सोच की, अमेरिका से कोई भी आए वो हमें लगता है कि बहुत ही वैल्यूबल होगा, बड़ी क्वालिटी का होगा। वो मतलब वहाँ से गधा भी आ जाए तो हम उसको मानते हैं कि इससे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी कोई नहीं होगा या इंटेलिजेंट शख्स नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए वो वॉशिंगटन एप्पल नाम कितना इंप्रेसिव है ना। तो इंडिया में आया तो उस समय एक स्टडी आई बाई इंस्टीट्यूट इन ऑक्सफोर्ड कॉल्ड एज कैबी, मैं वहाँ जाके एक बार बोला भी हूँ पहले, बट एनीवे उस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि वॉशिंगटन एप्पल जब इंपोर्ट करते हैं हम, तो 108 बीमारियां और उसमें कीट होते हैं। 108। हमने तो कभी उसको वो नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगाया, क्वालिटी चेक नहीं किया। हमारे ब्यूरोक्रेट्स को तो पता ही नहीं कि उसमें कुछ बीमारियां भी होती हैं। वो तो एक मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं था, अब पता चला, हम इसको कुछ काम करेंगे। अमेरिका को पता था एक कीड़ा होता है, उन्होंने हमारा मैंगो रोक दिया। हमारे 108 बीमारियां और कीट हैं उसके अंदर, हमने नहीं आज तक रोका। अब भी हमारे देश में इतनी बड़ी लॉबी है वॉशिंगटन एप्पल के लिए। दिवाली आएगी, देखना कंटेनर के कंटेनर आते हैं, लोग डिस्ट करते हैं, लोगों को गिफ्ट देने जाते हैं कि साहब ये वॉशिंगटन एप्पल, क्योंकि वॉशिंगटन उसमें क्या आपने एक बार यूज कर दिया शब्द, तो जो लेने वाला भी सोचता है कि देखो जी मेरी कितनी कदर है। लेकिन क्या हमारा किन्नौर का एप्पल, हिमाचल का एप्पल, जे का एप्पल, उसमें कोई प्रॉब्लम है? क्यों हम उसको नहीं प्रमोट कर रहे हैं या उसको खत्म करना चाहते हैं? जब वहां से एप्पल आएगा तो ऑब्वियसली उनको मार पड़ेगी। तो ये क्या ठीक है इस देश के लिए? जो इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जब तक हम इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से नहीं देखेंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि जो कारों वाले चाहते हैं कि भाई कारों में हमें एंट्री मिल जाए स्पेयर पार्ट्स के लिए, वो तो ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में कहीं सेक्रीफाइस हो जाए। अब देखिए एडिबल ऑयल्स की बात देखिए, एडिबल ऑयल्स अमेरिका भी कह रहा है हम आपको देंगे। एडिबल ऑयल्स की जब ड्यूटी इख्तियार हुई थी, मुझे याद है उस जमाने पे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने फिक्स किया था, इसको कहते हैं बाउंड ड्यूटी। मैं उस समय के जो चेयरपर्सन के साथ उस समय का जब मैं पत्रकार था, तो मुझे याद है मेरी जो उनसे बातचीत होती थी, वो ये कहते थे कि हमने 300% की ड्यूटी लगाई है एडिबल ऑयल्स के क्रॉप्स को, मतलब ऑयल सीड्स को इंपोर्ट करने के लिए 300% की हमारी बाउंड ड्यूटी है। हमने उसको 5-10 साल में, अगले 5-7 साल में उसको इतना कम कर दिया, जीरो पर भी हम आ गए थे, आज ये मेरे ख्याल से 20-25% पे आ गए हैं। लेकिन उससे क्या हुआ? फ्लड ऑफ इंपोर्ट्स। आज इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका को तो मार्केट दिख रही है ना, तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है, तो वो हमें कह रहे हैं कि आप जीएम को छोड़ दीजिए, आप इसको लीजिए। जैसा कि कनाडा भी चाहता है कि हम कैनोला पे जीएम लें, हाँ जी, वो भी इस मार्केट पे लगे हुए। इंटरेस्ट सबका एक जैसा है, वो चाहते हैं कि बाजार जो है भारत का इतना बड़ा है, इसको कैप्चर करो। तो ये कैप्चर हो रहा है। लेकिन मेरा सबमिशन आपसे ये है, क्या भारत एडिबल ऑयल्स में अपने आप सक्षम नहीं है? अब देखिए हमारे यहाँ 9 एडिबल ऑयल या ऑयल सीड्स हम पैदा करते हैं, इतने अच्छे वो ऑयल सीड्स हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से, कहीं कोकोनट है तो कहीं मस्टर्ड है, ये सब हम जानते हैं ना। लेकिन उसके ऊपर हमने काम नहीं किया, हम इंपोर्ट की ड्यूटियां घटाते रह गए। और अब अगर हम सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर हैं दुनिया के, तो इसलिए है सर, एक जमाना था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन का गठन किया था, और उसके 10 साल बाद 94-95 में इंडिया वाज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल। Why do you want to open up now? आपको तो अपने देश में पैदा करने की वो क्षमता दिखानी होगी। हमारे किसान पैदा कर सकते हैं, आप उनको कंडीशंस दीजिए, उनके इकोनॉमिक हालात को ठीक करिए, वो कर देंगे। लेकिन आप कर चाहते हैं कि बेनिफिट हो अमेरिका के किसानों को, बेनिफिट हो मलेशिया के किसानों को, और तो और दालें भी मोजाम्बिक से, कीनिया से क्यों हम इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि हमने उनसे करार किए हुए हैं। और आपको हैरानगी होगी, मुझे याद है जब स्वामीनाथन साहब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद उससे बड़ा कोई आज तक इसमें नीति विश्लेषक नहीं हुए, उनका मुझे एक बार बताना था कि हमसे ऑस्ट्रेलिया ने दालें मांगी, तो वहाँ दालें नहीं होती थी, हमने उनको 400 से 500 ग्राम दालें दी, ये दिया उनको बीज, उन्होंने 9 साल के अंदर इतना रकबा लिया है उसके अंदर, हमें ही एक्सपोर्ट करने 400 से 500 ग्राम बीज पे वो, हाँ, 8-9 साल में उन्होंने इतना मल्टीप्लाई कर दिया, आज वो हमें ही एक्सपोर्ट करने के लेवल पे।
इंडिया इज द बिगेस्ट, आप मानते हैं कि मार्केट फॉर दालों के लिए। क्या कारण है कि कनाडा से हम एक येलो पीस इंपोर्ट करते हैं, वहां पर येलो पीस जो है, वो पीली दाल जो भी है, वो वहां लगाई जाती है जानवरों के लिए, और हम उसको इंपोर्ट करते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। कमाल है इस देश का। फिर हम कहते हैं कि ग्रोथ हमारी बड़ी अच्छी हो रही है। आई थिंक क्यों हमारी मानसिकता जो है अपने ही पदार्थों के ऊपर, शर्म क्यों आती है जब इंडिया में सब कुछ है। सो वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द रॉ मटेरियल जो हम पैदा कर सकते हैं, तो हमें क्यों शर्म आती है कि हमें दुनिया के उसको इंपोर्ट को अलाउ करना है। मेरा मानना है, आई एम श्योर एवरी लीडर ऑफ द कंट्रीज जो भी पॉलिटी गवर्न करती है, वो ये सोचता होगा कि भाई आने वाले दिनों में मेरा कंट्री फूड सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये सबसे बड़ी आज हमारी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर अब ट्रंप के जो इसमें टैरिफ वॉर में अगर हम लोग खड़े होते हैं और उसको दिखाते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट डिसरप्शन जो होगी आने वाले। उसके जो कॉन्स हैं, मतलब ये पोजीशनिंग लेना और उसका फिर नकारात्मक इफेक्ट क्या होगा। ट्रंप और सेक्टर्स को हिट करेगा, वो और टैरिफ हाई करेगा, जैसे उसने चीन के साथ किया, क्योंकि चीन की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम थी। बड़ी मंडी, अमेरिका का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ट्रेड पार्टनर। देखिए, चीन की सिचुएशंस भी अलग है, हमें समझना पड़ेगा। चीन एक टाइम पर हमारे जितनी पॉपुलेशन थी उसकी एग्रीकल्चर में, उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन को बाहर निकाला और अर्बन एरियाज में लाके उनको मजदूर बनाया, या जो भी उन्होंने किया है, जॉब्स क्रिएट किए हैं। मोस्टली जैसे आउटसोर्सिंग होती है ना जॉब्स की, कॉल सेंटर्स में, ये सब में ये भी हुआ है वहाँ पर। लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि आज खेती में हमसे एक चौथाई लोग रह गए हैं वहाँ खेत में। रिजल्ट ये हुआ कि उनकी पैदावार में मार पड़ी। पर लेकिन उस कंट्री की जो सोच है वो हम नहीं कर सकते। उनके पास अभी 600 मिलियन टन का भंडारण है, हर साल वो 150 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता है आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। ठीक है, हमारे देश में अगर 50 मिलियन टन भी हमारा बफर बन गया तो हंगामा होता है कि नहीं हंगामा होता है कि सर ये चूहे खाएंगे, इसको निकालो, ये पैदा मत करो। भंडारण की समस्या है, स्टोरेज। सर स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके इट इज शोन टू बी ये हमारे जो इकोनॉमिक थिंकर्स हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि साहब ये तो चूहे खा जाएंगे, ये वेस्ट जाएगा। वहाँ भी चूहे खाते हैं। ये मत सोचें कि वहाँ कोई बड़ा ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो वहाँ पर ये सब नहीं होता है। अमेरिका में भी होता है, ये मत सोचें। हम अमेरिका में जो, अगर आप ये जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जो ये ग्रेन हमें करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या ट्रेड में हैं, उनका देखिए एवरेज लॉस कितना होता है। हमारे एफसीआई से तो बहुत ज़्यादा है उनका। लेकिन हम अपने ही देश में अपने ही सिस्टम को, मैं चाहता हूं कि इंप्रूव हो, लेकिन डिक्राई करना वो गलत है बात है, मेरा मतलब कहने का है। तो मेरा सबमिशन है कि चाइना का तो सिचुएशन और है। चाइना को तो पता है कि अगर अमेरिका ने उनको सोयाबीन नहीं दिया, अमेरिका ने मेज़ नहीं दिया, तो उनका जो अपना वो है पिग्स की जो एक तरह का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो तो पिगरी पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वो भी तो उसी तरीके को फॉलो करते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ करते हैं कि हम सीधा रॉ मटेरियल नहीं खाते हैं, सीधा एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको नहीं खाते हैं। हम पहले एनिमल्स को खिलाते हैं, फिर हम अपने आप खाते हैं। जब वो रास्ता उन्होंने अपनाया तो उसमें 6 गुना आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी फूड की प्रोड्यूस की, तो उनको आयात करना पड़ता है। तो इसलिए उनका तो इंटरेस्ट हमें समझ आता है, बट दैट शुड नॉट बी अ मॉडल फॉर इंडिया। दैट मॉडल शुड नॉट बी वर्किंग फॉर अस ना। हम अपना क्यों नहीं इख्तियार कर सकते कि ये हम करेंगे अपने देश के हमारी जरूरतों के हिसाब से। एक बड़ा सवाल ये है कि आज भी अगर हम डेयरी की बात आपने की थी, डेयरी सेक्टर, दूध की बात करें, पनीर की बात करें, ठीक है भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन आज भी हमारे सिस्टम में, स्कीम ऑफ थिंग्स में, आपको प्योर दूध, पनीर नहीं मिल रहा, मिलावट है। और ये चीज़ अमूमन चर्चा में लाई जाती है कि आप ये सोचिए कि जी पनीर जो मंडियों में या मार्केट में आप लोग खा रहे हैं, उसको कभी स्नैक्स में खा रहे हैं, फास्ट फूड में, वो उसकी प्योरिटी का लेवल क्या है, वो क्या पनीर है जो आपको 300-400 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि पनीर का रेट बहुत ज़्यादा है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारी रिक्वायरमेंट जितनी है उस हिसाब से अभी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं भारत। ये सिनारियो है। तो ऐसी पोजीशन में अगर हम ये कहें कि हमें बाहर से नहीं चाहिए, तो बाहर से ना मंगाने का जो बड़ा कारण क्या है? उनके प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम है, हमारे किसान का भविष्य ताक पर है जब हम अपनी ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स के लिए तो अगर ये चीज़ ओपन होती है, उससे खतरा क्या है? देखिए, ये वही बात है कि साहब इंडिया में शराब जो है वो जो अमेरिका बनाता है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, और हमारे देश में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी खपत जो है हम उसे पूरा कूद नहीं कर पा रहे हैं। उसी बात पे मैं, डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो हमने वाइन्स पे भी ड्यूटी कम कर दिया, आपने देख ही लिया। उन्होंने कहा कि इस पे कम करो, हमने ड्यूटी कम कर दी है। कल हम कहेंगे कि साहब हमारी कारें भी जो हैं बड़ी सब स्टैंडर्ड है या इनएफिशिएंट हैं, तो अमेरिका से इम्पोर्ट आनी चाहिए। मेरा मतलब ये आर्गूमेंट तो
हर जगह पे होगा। हमारे देश में दूध, मैंने आपसे कहा, नंबर 1 प्रोडक्शन पे हम उस लेवल पे हैं। और दूसरी बात है कि भाई जो दूध की क्वालिटी है या अडल्ट्रेशन है, जिसके सब चिंतित हैं, मैं ये मानता हूँ, दूध से लेके उसके पदार्थ जितने भी हैं सब में चिंतित हैं। वो तो कहीं हमारा अपना फेलियर है ना। आपको याद होगा कि पंजाब में एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी इसको कंट्रोल करने के लिए, अडल्ट्रेशन को, पर क्या हुआ उसका? क्यों? वो मैंने पूछा था जो उसमें ब्यूरोक्रेट थे कि साहब ये क्या हो रहा है, आपसे इतना क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है ना? तो उन्होंने कहा जी वो शाम को मुझे फ़ोन भी आ जाते हैं कि पाजी इन्हों छड़ दो, हाँ जी इन्हों छड़ दियो, अपना बंदा हैगा। तो जब ये ऐसे होगा तो फिर गलती किसकी है? वी कांट ब्लेम द अमेरिकन्स फॉर स्पॉइलिंग आवर दिस थिंग। हमें अपने ही सिस्टम को ठीक करना है। अपने सिस्टम की कमजोरी के लिए कल हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे तो पॉलिटिशियन भी काम नहीं करते, तो हम अमेरिका से पॉलिटिशियन मंगा लें, ये भी तो हो सकता है। आपको याद होगा जब एक बार इंडस्ट्री के पहले जो थे, आपने सुना था कभी हम बोलते थे कि पॉलिटिशियन के पीछे किसका बैकिंग है ना? फिर इंडस्ट्री खुद ही आ गई पार्लियामेंट में। अब देखिए कितने सारे उसके बैरन्स हैं जो पार्लियामेंट में हैं, दोनों में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो एक टाइम पे ये भी हो सकता है कि सब हमारे यहाँ के लोग काम नहीं करते, बाहर से इंपोर्ट कर लो। मेरा मतलब ये सोच से हमें निकलना पड़ेगा। वी हैव टू बिल्ड अप आवर सिस्टम से एफिशिएंट सिस्टम बनाने के लिए उसका हम नहीं, लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ, खतरा हमारे लिए बड़ा ये है कि हमारे अपने किसान की जो क्षमताएं हैं उसको हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको एक सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे, और हम देख रहे हैं बाहर, और हम डर रहे हैं बाहर की कंपनियों से, बाहर के कॉर्पोरेट से, जबकि हमारे अपने यहाँ पर भी सिस्टम ठीक नहीं है। तो वो एक मिसमैच को करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये मंडीकरण और इस पूरी व्यवस्था को, मैं आपसे बता रहा था कि डेयरी की जब हमने बात की थी अमेरिका की भी, क्योंकि आपने डेयरी का एग्जांपल दिया, मैं जस्ट टेक यू टू अमेरिकन सिचुएशन। अमेरिका में मैंने आपसे कहा 1970 के आसपास तकरीबन 6 लाख डेयरी फार्म्स थे। 6 लाख डेयरी फार्म्स, वो जो बड़े सोफिस्टिकेटेड डेयरी फार्म से दूध उनका मशीनों से निकलता है, आप जानते ही हैं। लेकिन उसके अलावा उनकी जो फीड का सिस्टम, फीडिंग का, और प्लस उनका जो क्या कहते हैं उसको, काउस की जो ब्रीड थी वो भी बड़ी हाई मिल्किंग ब्रीड्स थी, है ना, सब कुछ था। 6 लाख डेयरी फार्म से आज हिंदुस्तान का हर डेयरी फार्मर चाहता है कि हम वैसे डेयरी फार्म बना पाएँ, ठीक है। उसके बावजूद भी अब 2020-22 तक 93% डेयरी फार्म्स बंद हो गए अमेरिका के, बंद हो गए, क्योंकि अमेरिका की नीति आ गई गेट बिग और गेट आउट। तो जो खेत में या छोटे उसमें लेवल पे था उसको निकलना पड़ा, इसलिए क्योंकि अमेरिका ने खुद व्यापार मल्टीनेशनल्स के लिए खोल दिया। रिजल्ट ये कि प्राइसेस क्रैश कर गए, जो मैं पहले भी आपसे बता रहा था। अब वो सिचुएशन अगर भारत में आती है, सपोज करिए हमारे डेयरी फार्म्स भी क्लोज डाउन के लेवल पर आ जाते हैं, कगार पे आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? डू वी हैव एनी ऑल्टरनेटिव फॉर दैट? नहीं है। आई थिंक वी हैव टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर। हमें तो बिल्ड करना है एग्रीकल्चर को। हम जहाँ से भी टेक्नोलॉजी लें, जो भी लें, हम उसको बिल्डअप करें। पैसे की कमी नहीं है। OECD की रिपोर्ट कहती है कि 54 मेजर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में जो एग्रीकल्चर में हैं। 54 मेजर इकोनॉमीज़ में 3 कंट्री हैं वो नेगेटिव जोन में है, अर्जेंटीना, वियतनाम और इंडिया। मजे की बात है कि वियतनाम नेगेटिव में होने का मतलब, नेगेटिव मतलब जो घाटे में जा रहे हैं, खेती घाटे में जा रही है, बाकी सब में पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि वहाँ सब्सिडी मैसिव है, आप जानते हैं। हाँ जी, $250 बिलियन के करीब। कृषि उनके व्यापार का, उनके पूरे बिजनेस मॉडल का, उनकी पूरी इकोनॉमी का एक बहुत मेजर फोर्स मल्टीप्लायर है, उनको ड्राइव कर रहा है उनकी इकोनॉमी को। और हमारे यहाँ पे वो खुद नेगेटिव में है। नेगेटिव में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो वियतनाम है, अर्जेंटीना, जो नुकसान होता है खेती का वो अपने बजट से कवर अप करते हैं। इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जो सन 2000 से, 2000 मैंने इसलिए कहा क्योंकि उससे पहले वो स्टडी थी नहीं, OECD हर साल उसको आंकता है। उनका कहना है कि इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहां पर किसान हर साल घाटे की खेती करता है। हर साल, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, हर साल घाटे की खेती करता है। अगर आप शहर के किसी लोगों को पूछे, कहते नहीं जी एग्रीकल्चर बड़ा पैम्पर्ड है, एग्रीकल्चर में इतना पैसा जा रहा है, यहाँ ये स्कीम गई, यहाँ वो स्कीम गई। उसके बावजूद भी OECD कह रहा है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग 54 कंट्रीज जिसने जानबूझकर खेती को मारा हुआ है। ये OECD कह रहा है, मैंने नहीं कहा। मतलब हमारे यहाँ पर एक नैरेटिव है, वही जो मैंने बात की कि किसान या किसानी या कृषि पर आधारित जो एक राजनीतिक शोर शराबा है वो ज्यादा है, लेकिन नीतियों के रूप में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा किसान, और कसूर तो हमारे किसान संगठनों का भी है ना कि वो अपनी डिमांड्स को, अपनी मांगों को, अपने सरोकारों को ला ही नहीं पा रहे हैं। एक देश में आंदोलन होता है और उसको भी आपने देखा सब कुछ क्या कुछ रहा, और उसमें भी आप क्या हासिल कर पाए, क्या रोक पाए, क्या नहीं रोक पाए। इसको एक तरीका और भी देखने का ऐसा, किसान का जो दुख होता है, कभी मैंने देखा नहीं टेलीविजन पर उसके ऊपर लगातार प्रोग्राम चले हुए, उस पर राजनीति जरूर होती है ना, पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिशियन किसानों के मुद्दों को हाईजैक कर लेते हैं, ले जाते हैं। वो तो पहली बार ही कर लेते हैं, एक बार पहली बार प्रोग्राम किया उसी में हाईजैक हो गया। लेकिन जैसे टीवी वाले
रेगुलर शो करते हैं ना, एक का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया उन्होंने, एक फोकस कर दिया एक सेक्टर पे, तो उसको लगातार खींचते रहते हैं 5-10 दिन, तो वो चलता ही है 24/7। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग देखिए, जब किसान का अगर 1 लाख रुपए का कर्जा है, उसको वो नहीं दे पाता तो उसको जेल हो जाती है। ठीक है, ये हुआ है बहुत बार, आप जानते हैं। अभी एक कंपनी का, बड़ी कंपनी का 49,000 करोड़ का कर्जा था, 49,000 करोड़ का कर्जा था। सिर्फ उसमें से 465 करोड़ रुपए वापस लिए गए, बाकी 48,000 का कर्जा माफ हो गया। मुझे बताइए कौन से टीवी ने इस पे बात की थी? किस टीवी ने बात की थी? वो सब उसी कॉर्पोरेट का हिस्सा है। वो इसकी तो बात होती नहीं है। वहाँ हिस्सा ये होती है कि एक महाराष्ट्र में 767 किसान आत्महत्या की है जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, वो भी खबर आती है, एक दिन के लिए गायब हो जाती है। लेकिन वो खबरें चलती रहती हैं जो आपको पता है कि जो उनको इंटरेस्ट करती हैं या जो भी होगा। मेरा सबमिशन आपसे यह कि अगर कभी हमने, मीडिया ने भी फोकस किया हो एग्रीकल्चर पे, अगर हम जेसिका लाल का जब मर्डर हुआ था तो 3-4 दिन तो मुझे ये लग रहा है जिस तरीके से मीडिया ने कवरेज की थी कि शायद झंडा चुकाना पड़ जाए हमें, जिस तरीके से मीडिया ने कवरेज की थी। हाँ जी, जो क्या ये मीडिया कवरेज 770 जो किसान मर गए हैं विधवा की, क्या ऐसी कवरेज उनके लिए नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि हमारा फोकस कहीं और है? फिर हम कहते हैं कि कृषि हमारा पिकअप नहीं कर पा रही है। कृषि तो मैंने आपसे कहा, उसको जानबूझकर दबाया गया है इतने सालों से। आज भी उस कैपेसिटी में है कि वो सारे देश की इकोनॉमी को उल्टा पुल्टा कर दे, अगर उसको हमने बिल्डअप किया। जो हमारे पहले पॉलिटिशियन कर गए ना 1991 में, उन्होंने कहा कि साहब इंडस्ट्री विल बी द इंजन ऑफ ग्रोथ। मेरा मानना था कि वो गलत था। व्हाट वी शुड हैव डन वाज कि हमारी अपनी कंट्री की परिस्थितियां देखते हुए हमें इंडस्ट्री को एक इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना चाहिए था, एग्रीकल्चर को दूसरा इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना चाहिए। हमारे जो नीति निर्धारक थे तो उन्होंने कट एंड पेस्ट किया वेस्टर्न कंट्रीज से और ये इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह दिया। इमेजिन करिए अगर 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म ये चल रहा होता जहां एग्रीकल्चर वाज द सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ, आज देश की क्या हालत होती। वो उस पोजीशन पे हमें लाना है अपने देश को। वाई आर वी ओपनिंग अप टू अमेरिका कि हमें अमेरिका को, उसने कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम उसमें क्यों जोर दे रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? हम अपनी कंट्री को क्यों नहीं बिल्डअप कर सकते कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन? हमने कह तो दिया कहीं पर, लेकिन वो करने के प्रति जो होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा, दिख रहा है हम सबको। तो हम भी तो करें, अगर वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो हम नहीं कुछ कर सकते? हम अपने देश के एग्रीकल्चर को ही रीबिल्ड कर दें। और आप ये मत सोचिए कि क्यों हम नहीं हो सकता। मुझे याद है सर, एक बात में कह के अपनी बात रखूँ आपके सामने, 1996 में अगर आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पहली सरकार बनी थी, उस टाइम पर दूसरे दिन एक छोटा सा एक एक्सरसाइज हुई थी, उसमें 5-6 इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया था और मुरली मनोहर जोशी ने उसको चेयर किया था, मुरली मनोहर जोशी जी ने। और उसमें यह था, टॉपिक ये था कि हम ये देखें कि जो नई एनडीए गवर्नमेंट आई है वो एनडीए गवर्नमेंट को एंटी इनकम्बेंसी ना फेस करनी पड़े, यानी 5 साल के बाद इलेक्शन में जाए तो हारे नहीं, ये मतलब था। तो मेरे जो साथी इकोनॉमिस्ट थे उसमें, मुझे अभी तक याद है, वो कह रहे थे सब फिस्कल डेफिसिट को कम करो, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करो, जो बातें चलती आई और आगे चलती भी रहेंगी। जब मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा सब अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं फेस करनी है तो मेरा तो सिर्फ एक ही सबमिशन है कि आप एक काम करें, आपके जो टोटल बजट है, हमारी पॉपुलेशन उस समय एग्रीकल्चर में 60% थी, मैंने कहा टोटल बजट का 60% एग्रीकल्चर में क्यों नहीं जा सकता? तो मेरे पे पहले अटैक हुआ कि नहीं साहब ये इकॉनमी बैठ जाएगी या ध्वस्त हो जाएगी, सब बातें हुई। मैं फिर भी अपनी बात पे अडिग रहा। रिजल्ट हुआ कि डॉक्टर जोशी ने कहा जब मीटिंग ख़त्म की कि मैं ये आपकी सारी बातें मैं प्राइम मिनिस्टर को जाके ये बातें उनके सामने रखूँगा। नेक्स्ट डे मुझे एक कॉल आया साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। उन्होंने बोला कि शर्मा जी आप कल उस मीटिंग में थे? मैंने कहा हाँ मैं था। तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर कुछ आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मैं कभी आज तक प्राइम मिनिस्टर से उस समय तक मैं कभी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मेरी बात हुई थी। वो फ़ोन दूसरे होते थे उस ज़माने में। एक कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने देवेंद्र जी आपका ये सुना है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दैट, मुझे थोड़े से सवाल आपसे पूछने। उन्होंने 2-3 सवाल पूछे, टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी मैंने आंसर कर दिया। और फिर मैंने जब फ़ोन रखा गया तो मुझे लगा कि ये तो चलो हो गया, इसका होना तो कुछ नहीं है क्योंकि सारा देश उल्टा ही सोचता है। लेकिन सर आपको हैरानगी होगी, दूसरे-तीसरे दिन सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम 60% बजट एग्रीकल्चर को देंगे। ये हुआ है। उसके बाद जो डिबेट हुई है कंट्री में वो होनी थी, आप जानते हैं किस तरीके के देश बैठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा देश का कि वो 13 दिन की बाद सरकार गिर गई थी। मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, उसी पे अगर कायम रहते हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी, आज देखते देश की इकोनॉमी कहाँ चलेगी होती। तो क्यों नहीं हम सबका साथ सबका विकास का रास्ता अगर हमने देखना है या उसको अंदर जाना है या उसको अचीव करना है, तो एग्रीकल्चर को रीबिल्ड करने के अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं।
आप से मैं यहाँ पर ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो संगठनात्मक क्षमताएं हैं किसानों में, क्योंकि अगर हम पावरफुल लॉबीज़ की बात करते हैं जो कॉरपोरेट के लिए, व्यापारिक घरानों के लिए, बिजनेस हाउसेस के लिए काम करती हैं और सरकारों में, पार्लियामेंट्स में, चाहे वो अमेरिका है चाहे भारत है, उसमें घुसकर अपने इंटरेस्ट को ना सिर्फ वॉच करती हैं बल्कि उन इंटरेस्ट के लिए लॉबिंग करती हैं एग्रेसिवली, लेकिन किसानों में वो कैपेसिटी नहीं है टू बी एबल टू इवन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी पंजाब में एक बाई इलेक्शन हो लुधियाना पश्चिमी से, तो एक उद्योगपति हैं मिस्टर संजीव अरोड़ा, वो विधायक बनकर आ गए। उनको आते ही इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो दे दिया गया, एनआरआई मिनिस्ट्री दे दी गई, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दी गई एक इंडस्ट्रियलिस्ट को। ठीक है, मेक्स अ लिटिल बिट ऑफ सेंस। लेकिन जब बलबीर सिंह राजेवाल ने अनाउंस किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो अपने ही किसान संगठनों ने नुक्ताचीनी की, संगठन बंट गए पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल में। सो मुद्दा यहाँ पे खड़ा होता है कि हमारे जो किसानों पे क्वेश्चन सिर्फ किसानों के अपने संगठन का है कि वो अपने आप को क्या इन शक्तियों के सामने, आप जैसे लोग बात कर लेंगे, लेकिन कितने लोग हैं किसानों में जिनके सुर इस वक्त आपस में मिलते हैं। और ठीक है, एक आंदोलन हुआ जिसमें सबको एक, मैं कहूंगा कि मजबूरन उन सबको उसका हिस्सा बनना पड़ा, शायद वो मतलब अभी भी उनसे एक से एक डंडे बज रहे हैं, है ना। तो पॉइंट तो ये है कि फिर इन इश्यूज को उठाएगा कौन, और इंडस्ट्री लॉबी इकट्ठे हैं, वो संगठित हैं, सुनियोजित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, and they are very powerful in terms of lobbying. So we are failing. तो हमारी जो कम्युनिटी है उसके कंसर्न को, अब वो कौन से चौधरी चरण सिंह रहेंगे या कोई ऐसा समा होगा जो कि ऐसे लीडर आएंगे, महेंद्र सिंह टकैत है, उससे पहले भी जो लीडर रहे, तो वो लीडर तो अब वो उनकी तो ब्रीड खत्म हो चुकी है उन लीडर्स की। तो अब तो वो लीडर है जिसको एक व्यापारी के अंदर, एक कारोबारी के अंदर अपना बड़ा अपना माई बाप नजर आता है, उसको उसके फंड नजर आते हैं, उसको उसका पॉलिटिकल डोनेशन नजर आता है। तो फिर पॉलिसीज तो ऐसी ही होंगी। सो यहाँ पर किसानों की जो अपनी क्षमताएं हैं और किसान नेताओं का जो रोल है, मैं उस पर आपसे बातचीत चाहूंगा, क्योंकि ये सारी चीजों को परिभाषित आप और मुझ जैसे लोग करेंगे या आप जैसे लोग करेंगे, असर करेगा, लेकिन किसानों की बात किसानों को एक सुर में उठानी चाहिए थी, जो कि नहीं उठ पा रही। ये आपका, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो आपने कहा, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट डायलेमा जो एग्रीकल्चर में, या पहले वर्कर्स में भी हुआ था। ये आपको याद होगा, एक समय पर वर्कर लीडर्स बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन बाद में वर्कर्स ये मानना था कि हमारे लीडर्स के करके ही वर्कर की मूवमेंट जो है वो सफ़र की है। मुझे लगता है कि आज खेती भी उसी मकाम पर खड़ी है। एक बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि पॉलिटिशियन कैसे, वो देखिए बिजनेसमैन को लाना था तो उसको जिता के फिर नेक्स्ट डे अनाउंस भी कर दिया कि इसको आते हैं मंत्री बना देंगे, ये सब बातें हुई हैं। बिजनेसमैन में भी प्रॉब्लम है। आप ये मत सोचिए कि बड़े वो हैं, इकट्ठे हैं या कुछ है, वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम, राइवलरीज हैं, ये सब कुछ है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक चीज़ की हुई है, वो इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हैं बिल्कुल। और वो जो बिजनेसमैन जीत कर आए, उनके पीछे एक पूरी इंडस्ट्रियल लॉबी खड़ी थी, क्योंकि वो इतने सशक्त थे, मजबूत थे। हालांकि वहाँ पे सरकार के लिए चैलेंज था, लेकिन पता ये लगा कि उनके सारे जो बड़े घराने हैं लुधियाना का, क्योंकि वो सारा है, तो वो लोग सारे इकट्ठे थे एंड दे न्यू। अब मुझे नहीं पता कि मंत्री बनकर वो मतलब वो सब बातें अलग होती हैं, लेकिन दैट इज द वे द थिंग्स काम करती हैं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि किसान, जितने भी लीडरशिप है हमारे देश में किसानों की, सिर्फ यही नहीं कि पंजाब में, हरियाणा में क्या हो रहा है, अब सारे देश में देख लें, वहाँ भी है। सबसे अच्छी मूवमेंट हमारे देश में चल रही थी, वो थी कर्नाटका राज्य रैयत संघ, और ये प्रोफेसर नंजदा स्वामी होते थे उसके हेड। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डअप किया था, लेकिन आज ये देखिए उनके जाने के बाद 6-7 ग्रुप्स में वो बंट गई है, और वो वैसे जैसे यहाँ पर हो रहा है पंजाब में, वैसे वहाँ पर हो रहा है। मेरा सबमिशन ये है कि भाई किसान नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उनको जीवित रखना है अपनी मूवमेंट को, या अपने आप को भी रखना है कि भाई आप रेलेवेंट रहें या फोकस में रहें, तो आपको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी दिखा दिया। आपको याद होगा जब पहली बार यूपीए आई थी, तो यूपीए में कम्युनिस्ट भी थे और कांग्रेस भी, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, और दोनों ने ऑपोजिट लड़े थे जब बंगाल में लड़े थे, आपको याद होगा। लेकिन वो जब पावर में आए तो उनको पता था कि हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चलना है। तो ये हमारी जो लीडरशिप है, इसको किसानों की, ये भी मेरा मानना है कि बहुत हद तक ये अपने जो टारगेट था, लक्ष्य था, उससे बिखर गए हैं। और यही एक कारण है कि जब सारा प्रदेश देख रहा था कि ये पार्टी बनाएंगे और ये पावर में आएंगे, उसमें बहुत माहौल था, लेकिन इन्हीं की अपनी गलतियों से वो सारा गड़बड़ हुआ है। एक बात तो ये हुई है। दूसरी बात सर, ये क्योंकि एक समय था देश में जब देश का जो पॉलिटिशियन था वो किसान की ताकत को समझता था, मानता था, और किसानों के हिसाब से नीतियां गढ़ने वाले नेता और उनके लिए बोलने वाले नेता और सरकारों को झुकाने वाले नेताओं की कमी नहीं थी। वो देवीलाल भी थे उसमें, इवन प्रकाश सिंह बादल को भी मैं कुछ हद तक मानता हूं। उससे पहले के बहुत ऐसे लीडर थे, सर छोटू राम से आप सोचिए कि जिस वक्त
आज़ादी से पहले एक पूरी राजनीति जो एग्रेरियन बेल्ट की थी वो किसानों पर आधारित थी। उसका जो कोई धर्म कोई फिरका नहीं था, बल्कि वो उनका खित्ता था, उनका जो रूरल बेस, उनका बहुत जबरदस्त रोल था। और मैं ये बात को आप और उसमें देखिए आप लैंड रिफॉर्म्स आए, वो सब कुछ हुआ, वो तो बहुत बड़ी नीतियां थी, बहुत बड़े चेंजेस का गठन हुआ। हाँ, ये एपीएमसी जो है, अगर जितने भी हम उसकी बात करते हैं, वहीं से शुरुआत हुई थी सर छोटू राम की। और अभी मुझे जब हाल में उसका सम्मानित किया गया सर छोटू राम के अवार्ड से, तो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड, क्योंकि मुझे लगा कि उनसे बड़ा कोई शख्स जो है खेती के विश्व में कोई और है नहीं है। तो वो बात एक हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो गैप है इसको कैसे एड्रेस किया जो आपने उठाया, बिल्कुल ठीक उठाया। बड़ा किसान नेता नहीं है, या किसान नेता वो संगठन बनाने की क्षमताएं नहीं है, वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे, क्योंकि उतने बड़े नेता तो नहीं रहे अब, ठीक है, नहीं रहे नेता नहीं रहे, क्योंकि वो लीडरों का वक्त था। लेकिन चलो जितने हैं अब उनको अपने, वही आपका वर्ड है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कहीं ना कहीं तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले किसान बोलेगा, फिर नेता सुनेगा उसको। अभी उसके बोलने और उसके सुनने में बहुत बड़ा गैप है कारण और भी है रितेश जी, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये जो टिकटें बांट रहे होते हैं जो पॉलिटिशियन, उनके ऑफिस के बाहर तो नेता बैठे होते हैं, एग्रीकल्चर वाले किसान नेता बैठे होते हैं। कोई अपने बेटे को, कोई भाई को, कोई पत्नी को टिकट दिलाने के चक्कर में लगा था। जिस नेता के सामने आप बैठकर ये हाथ फैलाते हैं, तो क्या वो आपकी कभी इज्जत करेगा? आई थिंक दिस शुड बी अ लेसन फॉर ऑल दी फार्मर लीडर्स जो हमारे देश के हैं। और दूसरी बात है कि क्या कारण है कि अब देखिए, एक हमारे BKU उग्राहा ने एक स्लोगन दे दिया कि बोल दिया कि साहब हम MSP लीगल नहीं मानते, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। और आज तक तो सारे किसान मान रहे हैं कि भाई MSP को कानूनी अधिकार मिले, और एक यूनियन जो सबसे बड़ा है पंजाब में, वो कहता है कि नहीं मिलना चाहिए, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये बंट गया ना, तो ये बंट गया। क्यों नहीं ये इस चीज को छोड़कर अपने एक पोजीशन को मेंटेन करते हैं? ये तो पॉलिटिशियन भी करते हैं। आप ये देखिए कि जो भारतीय किसान यूनियन है, इसके अलग अलग विंग्स हैं, तो अब उन यूनियंस का जो काम पिछले कुछ दशकों से जो मैंने देखा, वो धरने लगाने तक सीमित है। धरने भी किन चीज़ों पर? कहीं कोई फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है, वो सब छोटी छोटी जगहों पर वो लोग धरने लगाएंगे। और ठीक है, आज जो एक्विजिशन हो रहा है, अब पूलिंग पॉलिसी आ रही है, उसको लेकर विरोध हो रहा है, जो ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं उसको लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन किसानों की जो एक आवाज़ हुआ करती थी, जो नीति निर्धारण करने वाले लोगों को अपने पीछे रैली करने के लिए एक जो दबाव हुआ करता था, वो मिस कर रहा है। सो हम नीतियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सड़क रोक लेंगे या पुलिस से डंडे खा लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, होने नहीं देंगे। और वो एक सीमित इलाके में होने वाली एक घटना जिसमें किसान बेचारे पिटते हैं, उनको चोटें लगती हैं, थोड़ी बहुत मीडिया में खबरें आती हैं, फेस करते हैं, हाँ, और वो खबरें आती हैं और वो वहीं तक सिमट के रह जाती है, बात खत्म हो जाती है और कोई बड़ा मैसेज नहीं जाता। अपोजिशन अपने हिसाब से बयान देती है, अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ तैयार रहती है। सो वो बहुत सिकुड़ लिया, जो किसान राजनीति है या नीति है, वो बहुत सिकुड़ कर रह गई है अपने बहुत छोटे छोटे झगड़ों में। और जबकि इस लेवल की बातें कि आप ट्रंप से टक्कर ले रहे हैं, आपको ट्रंप से टक्कर लेने के लिए पहले नरेंद्र मोदी को ट्रंप की मानसिकता में आना पड़ेगा और उससे पहले आप जैसे लोग या जो लोग इसके बारे में मतलब एक विचार रख सकते हैं, कह सकते हैं कि आप टक्कर ले रहे हैं, आप जरूरत वाला विचार रख रहे हैं ना, तो ये किसानों के मुंह से भी सुनने में मुझे लगता है कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आएंगे सब लोग। पता नहीं, मुझे दिन लगेंगे कि शायद हो सकता है कहीं मौका नहीं मिला इस बात का। जिस तरीके से ये बंट गए हैं, जिस तरीके से, जिससे आपने कहा, जो भी फैक्टर्स हैं, इनको अलग अलग सिर्फ धरना प्रदर्शन और अपना झंडा लेके चलने से, उसके जब तक उनको नहीं इकट्ठा लाएंगे, आई डोंट थिंक कि देयर इज ए फ्यूचर। और मुझे लगता है कि किसान नेताओं को रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर उनको अपने समय के अनुकूल रहना है, और तो उनको चेंज करना पड़ेगा पहले अपने आप को। इनमें से कौन बड़ा लीडर होगा जिसको बाकी सब मानेंगे, मैं नहीं कह सकता। ये भी उसका कोई लीडर बाहर से आए या किसी और को बाहर से लेके आए जिसको सब मानते हों, ये भी इनका एक रोल होना चाहिए। ये ना सोचें कि मेरे झंडे के अलावा कोई और है नहीं है। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, मुझे लगता कि वी हैव ए रीथिंकिंग जो उस नेतृत्व को वापस लेके आए और किसान मूवमेंट को मजबूत करे। जिस देश में 50% पॉपुलेशन खेती से जुड़ी है, उनका अगर मूवमेंट की आवाज़ ही नहीं है, तो उस देश में क्या फ़ख्र है आपको कहने का कि साहब मैं तो किसान हूँ या मेरी किसानी बड़ी इंपॉर्टेंट है देश के लिए। इसका मतलब है कि आपने अपने ही आप से वो जो पोजीशन थी आपकी, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, बल्कि ऐसा डाइल्यूट किया है कि दोबारा शायद वो रीबिल्ड ना हो सके। तो समवेयर आई थिंक किसानों के जो लीडर्स हैं, उनको भी दोष एक्सेप्ट करना चाहिए और एक रीथिंकिंग करनी चाहिए, अगर उनको फ्यूचर में रेलिवेंट रहना है तो। आई थिंक सेफ फार्मर, सेफ फूड, सेफ फार्मर, सेफ फार्म सेक्टर के अलावा यू हैव टू एक्चुअली स्टेक योर क्लेम इन पावर, पॉलिटिकल पावर में आपको अपना क्लेम लेना पड़ेगा। और ठीक है, राजेवाल साहब ने डिसीजन लिया राजनीति में आने का, उसकी बहुत नुक्ताचीनी है, बट मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि अगर
राजनीति में ना आए किसान तो फिर नीति बनाने वाले किसानों की बात भाषा समझ लें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। सो किसानों को तो आना चाहिए था, या जब तक हमारे पास ऐसे नेता नहीं है जो कि वाकई किसानों को समझते हैं, अच्छा छोटू राम से लेकर देवीलाल जैसे नेताओं तक, तब तक ये दुविधा रहेगी और ये खलाव रहेगा, दिस वैक्यूम वुड बी देयर। प्रोफेसर साहब जी कुछ जाते कुछ और कहना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस 9 जुलाई की डेडलाइन एंड ऑल दैट? आप पहले उससे पहले जो 9 जुलाई की डेडलाइन के लिए भी वही एक चीज़ कामयाब होनी है या होगी अगर हम कर पाएँ, वो यही है कि किसानों को संगठित होना पड़ेगा और वो लीडरशिप को अपने ईगोस को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आ सकते हैं तो प्लीज़, मेरा एक मानना रहा है कि प्लीज़ रिज़ाइन करिए, कि एक नए आदमी को मौका दीजिए। ये इतने सालों से हम जो लीडरशिप को लेकर चले हुए हैं और किसी को आगे पनपने नहीं देते, मुझे लगता है कि वो भी एक कारण है जो आज क्राइसिस डेवलप कर गया है। तो अगर हमने रीबिल्ड करना है तो नए लोगों को, यंग लोगों को हम अब मौका दें कि वो ऊपर आएँ, फ्रेश थिंकिंग हो, फ्रेश सब कुछ हो। ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है, पिछले वाले जो है वो पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते, ये भी एक दिक्कत है। तो वो सब कुछ देखते हुए हमें पता है कि क्या होना चाहिए। पर मैं आपसे एग्री करता हूँ, अगर देश की सोच बदलनी है, देश के इकोनॉमिक हालात बदलने हैं, तो आपको पहले पॉलिटिक्स को बदलना पड़ेगा। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक ट्रैक्टर वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारी सोच में आना चाहिए। उसके लिए हमें वैसे ही संगठित होना है जैसे कि वहाँ सारा सिस्टम हुआ था, या पॉलिटिकल जो है हमने देखा था किस तरीके से जुड़े हैं सारे, हमें भी करने की जरूरत है। तो कौन लेगा कि लीडरशिप, मैं नहीं जानता, बट आई होप टाइम विल नॉट बी समथिंग दैट विल। इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब तक आप राजनीति में नहीं हो, आपकी आवाज नहीं है, तब मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। You'll have to be in it to win it. यस, आई एग्री विद यू सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी, आपने आए समय निकाला।